स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी NIOS विजन पॉइंट। ठीक है, मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर KP मैम, और आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो NIOS के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी पेन को निकाल लें और एक अच्छे और बेहतर ढंग से हमारे साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज हम लोग मैंने आपको जैसे बताया कि आज हम जो चैप्टर पहले डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और ये जो चल रहा था ये आपका चल रहा है मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 1 जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम बात कर रहे थे चैप्टर एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, और जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो पहला वाला लेक्चर ज़रूर से देखिएगा, तभी तो आप इसको अपने आप से कनेक्टेड फील करोगे और चीज़ों को समझोगे। तो बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूटी और रेगुलर मोड में तैयारी करें। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो अभी हमने इससे पहले बात की थी तो हमने देखा था कि सर जो डाल्टन थे उन्होंने क्या थ्योरी में कहा था, उनकी थ्योरी जो थी, उनके पॉइंट्स क्या क्या थे, जिसने हमें बहुत सारी चीज़ बताई थी केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ लॉस पढ़ेंगे जिससे हमारा केमिस्ट्री और भी आगे बढ़ा। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एक लॉ को लेके चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला मोटिव होना चाहिए ना आपको समझने के लिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे हो, तो आपने कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ फोकस किया होगा, आपका कुछ ड्रीम होगा, और उसको अचीव करने के लिए आपको पता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर सही ढंग से हो तो चीज़ और भी अच्छी हो जाती है, और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट और भी आसान हो जाता है जब आप उसको अच्छे तरीके से समझते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो और हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिक 5 लॉज हैं जो आपको ध्यान रखना है, ताकि जो भी एटम्स की हमने बात की थी कि एटम्स जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन था कि वो इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिव था। ठीक है, जो जॉन डाल्टन ने कहा था, पर आपने देखा कि समय जैसे जैसे बीत गया, ठीक है, जैसे जैसे टाइम गया सर डाल्टन के बाद ऐसे बहुत सारे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि नहीं नहीं, आपका एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो हुआ तब ये बात फेल हो गई डाल्टन की कि जो आपका एटम है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर का है, उसको और ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते। ये बात क्या हो गई, रोल्ड आउट हो गई। तो सर जॉन डाल्टन की बहुत सारी खामियां भी थी जो आने वाले समय में निकल के आई, क्योंकि वो सारी चीज़ें फॉलो अप नहीं हो रही थी। पर बेसिक जो उन्होंने आइडिया दुनिया को बताया था तो वो सर जॉन डाल्टन थे, इसीलिए हम उनको याद करते हैं। और केमिस्ट्री क्या है, उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड किया था। ठीक है, तो बहरहाल अब हम जाते हैं डिफरेंट लॉस पे। तो हमें लॉस जो समझना है वो क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड द फोर्थ वन इज गेलुसिक लॉ ऑफ गैसियस स्टेट और एवोगैड्रो लॉ। तो 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। तो थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं। हमने देखा कि एटम्स होता है, एटम्स जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, और यही जब एटम क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब 2 से अधिक एटम आपके कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। अगर यही अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हैं और एक फिक्स रेशियो या डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये बनाते हैं आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो क्या डिफरेंस है, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं, फिर ये वाली चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस यही है
कि अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, तभी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो और भी बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आप क्या समझना है, आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जितने भी आपके कंपाउंड हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, तो जैसे कि अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, वाटर हो गया H2O, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, ठीक है, ये अलग अलग आपके क्या है कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुछ फिक्स रेशियो में क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये मैं एक बड़ा सा एक और होल चक्कर बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ वो भी हम जानेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको और भी क्लियर यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये है Cl2 हो गया, O2 भी तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ओजोन है O3, ठीक है। तो ये सारे चीज़ भी तो हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स है। तो आप एक चीज़ जो आप कह सकते हो ये है कि आपका ये पूरा क्या है, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो डेफिनेशन बेसिक आपने जाना है बच्चे, वो ये जाना है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो वो बात यहाँ पे भी लागू हो रही है, देखो, और इस वाले ग्रुप में भी क्या हो रही है, लागू हो रही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आपके ये भी कहलाएंगे और ये भी कहलाएंगे। पर अगर हम बात करें कि कंपाउंड की बात करें, तो आप इनको कंपाउंड नहीं कहोगे, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, इनको कंपाउंड नहीं कहोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या जाना, ये जो बीच में मैंने एक सर्कल करके लिखा है, ये आपके सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कंपाउंड्स हैं, क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला है ये क्या है, मैंने बोला अभी कंपाउंड्स। तो आपने क्या जाना कि ऑल द कंपाउंड, सारे के सारे कंपाउंड्स आपके मॉलिक्यूल तो हैं, पर सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हैं। तो आई होप अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है उसका डिफरेंस ज़रूर आपको पता चल गया होगा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तो हैं, पर सारे कंपाउंड जो हैं, ये अंदर वाला जो कंपाउंड है, ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये आपके मॉलिक्यूल्स तो हैं, पर सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखो क्लोरीन तो कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है। तो क्या ध्यान देना है, कंपाउंड में क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियो में एटम्स आपके जुड़े होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं मेन जो हमारा आज का सेशन ऑब्जेक्टिव है, तो उस पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, इसकी जो कहानी कही गई थी या इसके बारे में जिसने बताया था वो थे हमारे एंटोनियो लेवोजियर। तो सबसे पहले एंटोनियो लेवोजियर ने इसके बारे में बताया था 1789 में। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बड़ा बेसिक और फंडामेंटल चीज़ कहा था, बट क्योंकि इन्होंने बताया था तो इनके नाम पे ये लॉ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इसको बताया था। क्या कहा था कि मैटर जो है वो ना बनाया जा सकता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मैटर जो होता है वो क्या है, ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यही तो आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो हम बचपन से इसको क्या करते हैं, रटते हैं और समझाएं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। रटा तो आपने डेफिनेशन होगा ही ज़रूर, पर अब इसको केमिस्ट्री के उसमें टर्म्स में समझते हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि क्या कहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, तो ये आपकी जो गैस है इसको हम कहते हैं मीथेन गैस, ठीक है। ये क्या है, मीथेन गैस है, जिसको आपने क्या कहा है, CH4। एंड व्हाट इज दिस, ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन है, तो आपने क्या देखा, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ऐसा रिएक्शन को क्या कहते हैं आप, कंबशन रिएक्शन कहते हो या बर्निंग प्रोसेस कहते हो। तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, प्लस यहाँ पे क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि डायग्रामेटिकली क्या है, ये है आपका मीथेन, जहाँ पे ये C है, ये H है, ये H, यहाँ पे एक H और ये एक H, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे दो बने हैं क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये C हो गया, और ये O2, और यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर यानी H, ये O हो गया, ये H और ये H,
ये भी आपका O और यहाँ पे H, ये H, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपके क्या बन रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहानी है, जो आपका क्या है मास के टर्म्स में बात करें तो अगर आप इसका मास निकालोगे तो इसका मतलब ये है कि जो इस एरो के इस साइड है जिसको आप रिएक्टेंट कहते हो उसका मास और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। यही कहानी इन्होंने बताया है केमिकल रिएक्शन में। तो देख लेते हैं, हम लोग चेक भी कर लेते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम बात करें मीथेन की तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर आप मास निकालोगे तो ये कार्बन क्या होता है 12 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, 16 ग्राम आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है, एक ऑक्सीजन का जो वेट होता है दैट इज 16, 32 और 32 का ये डबल क्या हो जाएगा 64। तो टोटल वेट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 और ये 80 ग्राम वेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कीजिए कि क्या वो मास जो है वो क्या 80 है कि नहीं, तो इसको आप निकालिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है 16, एक का 2 है तो ये क्या हो जाएगा 32। तो ऑन टोटल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या आ रहा है 4 यानी 44 ग्राम। वाटर की बात करें तो वाटर का जो वेट होता है दैट इज 18, तो 2 टाइम्स इंटू 18, कैसे 18, 16 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, अब जब इन दोनों को भी आप ऐड करते हो, ठीक है 44 और इसको भी ऐड करोगे तो आपके पास ये तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि ये आपका कितना आना चाहिए, 80 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 और 3 7 4 8, तो 80 ग्राम आपका आ गया। तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि जो आपका रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे भी जो मास है वो कितना आ रहा है, टोटल 80 ग्राम आ रहा है और प्रोडक्ट का साइड जो है उसमें भी वेट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 80 ग्राम। तो यहाँ पे जो मास है वो आपका क्या है, कंजर्व्ड है, ना वो डिस्ट्रॉय हुआ और ना कहीं पे ये गायब हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल था जो इन्होंने, इनका लॉ कह रहा था कि जो मास है वो ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपने ये लॉ जरूर समझ लिया होगा और इसी को ध्यान देते ही हुए आप क्या करते हो, बैलेंसिंग करते हो। केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस क्यों करते हो, रीज़न यही है कि आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लॉ जो दिया गया था वो दिया था आपके एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जो फ्रांस के थे उन्होंने दिया था। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, जोसेफ प्राउस थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था, दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या समझो, अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो वो ये है, चाहे आप कहीं का भी सोर्स उठाओ, ठीक है, जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो ना, तो उसका जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले पानी, तो पानी चाहे मेरे घर का हो या आपके घर का हो या कहीं का भी पानी हो, वो उसमें क्या होगा, H2O से ही वो मिल के बना होगा। यानी सोर्स चाहे कुछ भी हो किसी भी चीज़ का, पर अगर वो कंपाउंड बन रहा है तो वो सब क्या होंगे, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होंगे। तो सिंपल सा लॉ था जो इन्होंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये लॉ क्या है, इसको जोसेफ प्राउस ने दिया था। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। बाय वेट जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा हर जगह। तो सिंपल सा क्या है, किसी भी सोर्स का अगर आप कंपाउंड उठा रहे हैं, अगर वो एक ही कंपाउंड है तो आप किसी भी डिफरेंट सोर्स से उठाओगे तो उसका जो मास का रेशियो रहेगा वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ये है आपका क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर जो है वो आपका किससे बना है, H, और किससे बना है, ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वेट देखते हो तो हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, इसका मास 16 होता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो 1:8। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये आपका रेशियो है, यानी कि इसका अगर आप पानी कहीं का भी लोगे तो जो रेशियो है वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं CO2 है, तो इसका भी रेशियो आप निकाल सकते हो। कार्बन क्या होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन, एक का वजन 16, 2 का क्या हो जाएगा 32।
2। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है मास के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा 3:8 के रेशियो में आपका बाय वेज कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। और 1:8 में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक लॉ था जो आपके जोसेफ प्रॉस्ट ने आपके सामने रखा था। आई होप ये वही लॉ आपको क्लियर होगा, ठीक है। और मेक श्योर कीजिए कि आप इसकी नोट्स जरूर बनाते रहें, सो दैट चीज़ें तो आपको तभी समझ में आएंगी ना जब आपने उसको लिखा, फिर रेगुलर इसको रिवाइज करोगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे लॉ पे, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये क्या है, अभी तो 2 लॉ मैंने पढ़ा, अब ये तीसरा लॉ क्यों आ गया, ठीक है। तो तीसरा लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है अबाउट दी एलिमेंट के, एटम के, ठीक है। क्या है, इसको पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर अपने आम जो भाषा होती है ना उसमें थोड़ा इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तभी आपको ये बहुत समय तक याद भी रहेगा और आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अपने पेपर में लिख सकते हो। तो ये लॉ जो था ये डाल्टन ने प्रपोज किया था 1803 में, ठीक है। क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट्स, अगर 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, वो 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, 2 से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या होगा, द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये तो क्या हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। इस मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट था जो आपके डाल्टन सर ने यहाँ पे दिया था, वो इस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ये है आपका NO नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये 2 अलग अलग आपके क्या हैं, गैस हैं। दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, दोनों में कॉमन क्या है, वो है कि ये दोनों ही किससे बने हैं, नाइट्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। ये भी किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है, और यहाँ पे ये क्या 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। 20 मत समझ लेना इसे, ये क्या है 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो अब इसमें अगर आप कुछ कॉमन देखोगे तो वो कॉमन एलिमेंट क्या है, किस रेस्पेक्ट में कॉमन बात कर रहे हैं कि इनके एटम क्या प्रेजेंट। तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया कि अगर हम बात करें कि 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक जो होगा वो उसका है, उसका मास जो है वो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में आएगा। चलिए इसको टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, ठीक है, नाइट्रोजन से बना है और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या होता है 14, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है 16 है, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजन की बात करें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पे मास का रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, 14 होता है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, इट इज़ 16 ग्राम, ठीक है। तो आप देखोगे इसकी रेशियो अगर आप देखोगे तो अगर इसको काटोगे तो क्या बनेगा आपका, ये 7:8, ठीक है, 7:8। ये आपका क्या है, मास का जो रेशियो आ रहा है वो क्या है 7:8 आ रहा है, ये मास का रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेशियो लिखा है ये एटम के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपका नाइट्रोजन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यही रेशियो क्या है, एटम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो तो क्या है 1:2 है। पर अगर हम इसके मास में देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे मास का अगर आप रेशियो देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे तो ये क्या है 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या है 32, ठीक है। इसको अगर आप कट करोगे तो कैसे कट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 जा और ये हो जाएगा 16, ठीक है, 16 टाइम्स जाएगा और ये रेशियो जो आ रही है वो आपकी आ रही है 7:16। किस चीज़ का रेशियो है, ये मास का रेशियो है। किसका रेशियो है, ये मास का रेशियो है, ठीक है। क्या देखा आपने, यहाँ पे 14, 16 कट करोगे तो ये 7:8 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 7:16 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का तो मास क्या है, फिक्स है। तो जब आप इन दोनों का रेशियो निकाल दो, यानी कि यहाँ का ऑक्सीजन एटम का रेशियो और यहाँ का, या फिर मैं सिंपल कहूँ थोड़ा सा मैथ समझ रहे होगे तो प्रोपोर्शन निकालो, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 8:16। ये किसका है, ऑक्सीजन का रेशियो। ऑक्सीजन तो दूसरा एलिमेंट है, तो इसको अगर आप कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1:2। तो ये भी क्या है, एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में ही आएगा। ये बात
ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे कह रहा है और समझा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा और इसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या किया है, सिंपल सी कहानी है। आपने देखा कि नाइट्रोजन या किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स है, तो जिससे वो कंबाइन कर रहा है उसका भी जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको एक होल नंबर या सिंपल होल नंबर मिलेगा, फ्रैक्शनल नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पे डाल्टन ने कही थी। अब मूव करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लॉ पे, जो है आपका ये लूसेक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये लॉ था ये गैशियस वॉल्यूम पे ही लगा था, नॉट फॉर सॉलिड। ये जो लॉ था बस गैशियस स्टेट के लिए ही था, सॉलिड और लिक्विड पे काम नहीं करेगा। सॉलिड एंड लिक्विड पे इट वोंट वर्क। ठीक है, तो इन दोनों पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, किसके लिए था, बस गैशियस स्टेट के लिए था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, सर जो आपके गे लूसेक थे उन्होंने ये कहा कि व्हेन गैस कंबाइन or are in produce in a chemical reaction, they do in a simple ratio by volume provided by all at same temperature and pressure। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गैस का बिहेवियर है ना वो टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम गैस की बात करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर आपका सेम है, तो वो जो गैस होंगी कंबाइन करेंगी, वो क्या करेंगी, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन और बनाएगा क्या, ये वाटर। ठीक है, तो अब अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है और 1 वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। और तब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो सिंपल रेशियो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 ये इज टू 1 v इज टू 2v। तो ये क्या है, आपका सिंपल रेशियो है, v आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 इज टू 1 इज टू 2। तो ये आपका फाइनल रेशियो जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हो अमोनिया का फॉर्मेशन, तो क्या है N2 + 3H2 और बनाएगा क्या, 2NH3। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, इसको याद कर लोगे ना। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पे इन्होंने बस ये सिंपल से कहा है, अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये 1 वॉल्यूम इज टू 3 इज टू 2। तो ये आपको दिख रहा है कि ये रेशियो जो है ये आपका एक सिंपल कंप्लीट होल नंबर रेशियो में आ रहा है। ठीक है, और इसका एक और कॉमन एग्जाम्पल जो ध्यान में देना है वो ये है, जैसे कि क्योंकि आप क्या करते हो, इसका मतलब ही ये है कि सिंपल होल नंबर रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने अभी पिक नहीं किया है, पर एक सिंपल एग्जांपल जो बच्चे याद भी कर लेते हैं वो क्या है, जैसे H2 + Cl2 और बना देगा 2HCl। ठीक है, तो अगर इस एग्जांपल को अगर आप ले चलते हो तो इसमें क्या है, 1 वॉल्यूम यहाँ पे, ये भी 1 वॉल्यूम और बना क्या रहा है, 2 वॉल्यूम। तो बच्चों के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि मैं ये एक वॉल्यूम है, ये 2 को जोड़ा 2 वॉल्यूम आ गया, इसी का मतलब क्या है, गे लूसेक लॉ है। बट इट इज़ नॉट सो। ठीक है, तो नॉट सो का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि ये दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर लिया तो ये वाला मिल गया, यही बस गे लूसेक लॉ है। नहीं, उन्होंने कहा था कि सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में वो क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये देखो 2 वॉल्यूम था, 1 वॉल्यूम, और ये रेशियो निकालोगे 2:1:1 आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 + 1 3 कर दोगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इस इक्वेशन पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है कि 1 + 1 करके 2 आ रहा है, तो नॉट टू वरी, आपको बस क्या ध्यान देना है कि दे गेट अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट लॉ है जो आपको ध्यान देना है, दैट इज अबाउट द एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ जो था ये इसको अमेडियो एवोगैड्रो ने दिया था और इन्होंने प्रपोज किया था 1811 में। ठीक है, इस लॉ की क्या खास बात थी, आई होप इससे पहले वाले जितने भी लॉ है उसको आपने अच्छे से समझा होगा और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या बताई कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर आपका सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर और प्रेशर आपने फिक्स कर दिया, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कोई भी
आपका यहाँ पे लिक्विड आपका गैस होगा, यहाँ पे उसका वॉल्यूम जो भी आप लोगे, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसको थोड़ा सा, ये तो क्या था, डेफिनेशन था, थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या ये कह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है ये और एक कंटेनर है ये, हमारे पास 2 कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक गैस रखा है, ये लगभग हमने कहा ये 1 लीटर है, ठीक है, और ये भी 1 लीटर, और यहाँ पे भी हमने गैस रखा है, ठीक है। कंडीशन आपको ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रख रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीन गैस है, दोनों अलग अलग गैस हैं, पर हमने क्या कर दिया, उसका इक्वल वॉल्यूम कर दिया और यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर को अगर आप फिक्स कर दोगे तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे उतने लीटर ऑफ वॉल्यूम में उतना ही क्या होगा, क्लोरीन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ही कोई और भी गैस अगर आप लेते हो 1 लीटर का अंडर सेम कंडीशन, तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो व्हाट वी कैन से अबाउट द एवोगैड्रो लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वेयर N जो है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स हैं। इन सारी चीज़ों पे हम और भी अच्छे से समझेंगे कि मोल्स वगैरह क्या है, पर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जहाँ पे V को अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने यहाँ पे K कहा। तो V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, और K आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि N1 अपॉन N2, ठीक है, इक्वल टू V1 अपॉन V2 भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने वॉल्यूम के लिए। तो आई होप आपने इस लॉ को भी अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय भी किया होगा, उसके साथ साथ एक अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा, और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें काइंडली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट हम आपकी क्वेरीज जो भी है उसको सॉल्व कर सकें। इसके साथ साथ हमारे इस वेबसाइट पे जाके भी आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।